के टाइप की तरह से दूंगा, तो इसीलिए इवन ऑड के टाइप के सम्स हैं ये। The number of terms of an AP is even. The sum of the odd term is 24 and the even term is 30. And the last term exceeds the first by itna. Find the number of the terms. So number of terms in an AP is even. The sum of the odd term is 24. मतलब A1 plus, तो सपोज तुम्हारे पास जो टर्म्स हैं वो A2 से लेके A twice n तक हैं, तो A1 plus A3 plus A5 से लेके A twice n minus 1 तक 24 दिया हुआ है, और A2 plus A4 से लेके A twice n तक तुम्हारा 30 दिया हुआ है। और क्या, द लास्ट टर्म एक्सीज द फर्स्ट टर्म, मतलब A twice n माइनस A1 का वैल्यू 21/2 दिया हुआ है। क्या करूंगा, कोई बोलेगा? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना अच्छा है? तो दोनों को ऐड कर दीजिए 1 और 2। ये सर ऐड करने से अच्छा क्या सब्सट्रैक्ट है? पहले ये बोलो। वही, इसीलिए मैं पूछ रहा था तुम लोगों से, क्यों सब्सट्रैक्ट करने से क्या फायदा होगा? आया समझ में? हाँ सर, वो भी सब्सट्रैक्ट का फॉर्म में ही है। सब डी के टर्म में आ जाएगा। सब डी के टर्म में आ जाएगा या नहीं? यस सर। और सब अगर डी के टर्म में आ जाता है तब तो तुम्हारे पास आंसर ही आ गया। यहाँ पे कितना होगा? एनडी का वैल्यू 6 हो गया, नहीं क्या? यस। तो एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। आगे छोड़ दूं ना? हाँ ठीक है, तो ये मैं बस इसलिए करवा रहा था। देखो मैं ये कह रहा हूँ, सीक्वेंस सीरीज जो है वो ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा है। हाँ, सीक्वेंस सीरीज जो है वो ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा आधारित है। हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ये है नहीं। तो देखना है तो थोड़ा सा देख लो, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। ठीक है, तो इस वाले में मैं 3 सम मैंने दिया है, तो रिमेनिंग 2 सम तुम लोग ट्राई करोगे। दो मिनट। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है, नीचे भी एक सम दिया हुआ है, तो यू विल ट्राई। हाँ, तो उसके बाद हम लोग उसके बाद वाले में जाते हैं। द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम। द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कराने का मुझे जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जैसे एचपी में होगा तो ये तो जानते ही हो कि कोई चीज अगर द थर्ड सिक्स एंड द लास्ट टर्म ऑफ एचपी अगर दिया हुआ है तो एचपी का अपना कोई थ्योरी नहीं था। लॉजिक वो था कि तुम उसे किस में चेंज करोगे, एपी में। तो इस सर फ्रीज हो गया।
सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, सॉरी, 10 मिनट। चलो ये सम है। इफ ax yz b are in AP, x plus yz 15, ax yz are in HP, ये दिया हुआ है तो AB। तो देखो कुछ फैक्ट्स हैं, अगर तुम ये फैक्ट्स को याद रखोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम इजी हो जाता है। एक फैक्ट था, अगर तुम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हो तो arithmetic mean of n means is same as arithmetic mean of extremes। मतलब a1 plus a2 dot 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 an divided by n is equal to a plus b by 2 होता है। तो ये फॉर्मूला, ये फैक्ट अगर तुम जानते हो तो इस वाले में क्या बोल सकते हो, कुछ लगा सकते हो तब इसमें, बोलो, बोलोगे कोई? ये अगर एपी में है तो ये फैक्ट x plus y plus z divided by 3 is equal to A a plus b by 2। तो a plus b का वैल्यू x plus y plus z का वैल्यू 15 by 3, 5 to the 10, एक आ गया। अब ये HP में, मैंने HP के लिए अभी कुछ बोला था क्या? AP कन्वर्ट कीजिए। ये अगर HP में है तो मैं सबको रेसिप्रोकल ले लेता हूं, और अगर मैं सबका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो वो EP में हो जाएगा, और तब फॉर्मूला क्या लगेगा तब, बोलो? 1/3 ऑफ क्या, ये होगा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्या, 1 by B। मगर क्या वैल्यू दिया हुआ है देखो, 5/3 दिया हुआ है। तो 1/3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो मतलब 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 5 to the 10/9। आगे छोड़ दूं? हाँ। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ए और क्या, बोलो? B। बी का। किसी को देखना है तो देख लो। तो सर आप क्या सिखाना चाह रहे हो? फैक्ट्स। फैक्ट्स याद रखो ताकि तुम्हें चीजें रिलेटिवली आसान हो। तो वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीन में था, तो ज्योमेट्रिकल मीन वाला फैक्ट था कि अगर ए G1 G2 G1 और B अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ G1 G2 से Gn इज सेम एज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एक्सट्रीम्स। मतलब nth रूट ऑफ G1 G2 से Gn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो ये दो फैक्ट को याद रखना, हो सकता है कि सम को आसान कर दे। ठीक है, तो 15 सेकंड दे रहा हूं देखने के लिए मैंने क्या किया, तब तक मैं उसके बाद वाला सम ले आता हूं। एक बार देख लो क्या किया, थोड़ा सा अगर स्क्रैबल करना है तो स्क्रैबल करके लिख भी लो ये सब चीजों को। हाँ। उसके बाद तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम कभी कभी मिलेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम तो रिलेटिवली आसान होता है, अंग्रेजी में दिया रहता है, उसे तुम्हें चेंज करना होता है। Along the road lies an odd number of stone placed at the interval of 10 meter. These stones have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried out a job starting with a stone in the middle, carrying stones in succession, thereby covering 4.8 kilometer, the total number of stones। 15 सेकंड दे रहा हूं, एक बार सम करके देखना है तो देखिए।
ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है नहीं, तो इसलिए जरा स्पीड में निकलूंगा, क्योंकि काफी जो एक लंबा सीट मैंने दिया है, क्योंकि छोटा छोटा नाम देके। तो along the road lies an odd number of stone। तो पहले इस वाले के लिए क्या करोगे रे, बोलते जाओ थोड़ा सा, बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ इसलिए स्टोन्स तुम लोगों का 2n - 1 हो जाएगा। 2n + 1 या -1 ले लेता हूँ, जो भी है। 2n + 1 इसलिए लेता हूँ क्योंकि मिडिल वाला स्टोन तब मेरे लिए क्या होगा, 1 2 से लेके n तक, फिर n + 1 मिडिल है, और फिर n + 2 से लेके twice n + 1। चलो, सब 10-10 मीटर में है, तो ये स्टोन 1 है, ये स्टोन 2 है, ये स्टोन 3 है, ये स्टोन n है, ये स्टोन n + 1 है, ये स्टोन n + 2 है, और ये स्टोन twice n + 1 है। These stone have to be assembled around middle stone, तो मिडिल स्टोन ये ले लेता हूँ। twice n - 1 भी ले सकता था, मैंने स्टोन मिडिल ले लेता। A person has to carry one stone at a time. A man carried out job starting with the stone in the middle, carrying stone in succession। तो अगर जो वो सबसे पहले यहाँ से जब शुरू करेगा और ये स्टोन को जब लेके आएगा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ये 10 मीटर है 20 मीटर 3 मीटर 20 मीटर, उसके बाद वाला 40 मीटर, तो उसके बाद वाला, तो ये, या इस साइड से देख लो तो ये भी अच्छा है, ये 10 मीटर है, तो ये 20 मीटर हो गया, ये 40 मीटर हो गया। तो लास्ट वाला कितना होगा, n और n - 1 का डिफरेंस 1 था, तो ये 20 मीटर दे रहा है। n और n - 1 का डिफरेंस, n + 1 और n - 1 का डिफरेंस 2 था, तो ये 40 मीटर दे रहा है। तो n + 1 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, n, तो ये कितना डिफरेंस देगा, डबल देते जा रहा है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 10n 10n, तो ये 20n दे देगा। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 + 40 ... कितना 20n, मगर जो चीज उसने लेफ्ट हैंड साइड में क्या, वही वो क्या करेगा राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 = कितना 4800। उसके बाद तो फिर उसके बाद चेंज करना जरूरी है, तो तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, हो जाएगा, करना छोड़िए, ठीक है। तो नीचे कुछ मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, तो एक बार तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट सम में जा रहा हूँ। दो तीन चीज बोल दूं। किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तुषार ने, कि वो सर 3D और वेक्टर का, तो 3D वेक्टर का भी ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा, मगर ऑलमोस्ट 3D वेक्टर में क्योंकि बोर्ड लेट में जो कराया गया है, और एक बार मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट वाला करवाया था, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि कोर्स मेरा एटलीस्ट जेईई मेंस का ऑलमोस्ट खत्म है, अभी मेरा ये खत्म हो गया है। मैं क्लासेस इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो रिमेनिंग चीजें खत्म नहीं था मेरा, तो ठीक है, वो भी मैं इसी टाइप से, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का दिया है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का दिया है, उसी टाइप से मैं 3D और वेक्टर का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। वर्ड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, तो कभी कभी ऊपर वाला जो था वो नॉर्मली अंग्रेजी में था, ये अब ज्योमेट्री में होता है, तो यहाँ से निकाल के देखना होगा। एक बार सम करके देख लो, 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। कि क्यों इतना दिन क्लास नहीं लिया वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। एकदम पेंडेमिक के कारण मैं एकदम, मतलब मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मेरे पास बहुत टेस्ट पेपर रखे हुए, मैं फुल टेस्ट तुम लोग को नहीं दे पा रहा हूँ। A circle is inscribed in an equilateral triangle whose sides length is 2. Then another circle is inscribed externally tangent to the first circle but inside the triangle as shown. And then another. If this process continues indefinitely, the total number of area of the circle is. तो क्या करोगे ऐसे में, क्या करोगे? तो ऐसे में ऐसा नहीं सोच के, द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऐसे में एक पैटर्न गिरता है, वो पैटर्न तुम्हें पकड़ना होगा। ये सर्कल है ऑफ साइड लेंथ 2, देन अनदर सर्कल इंस्क्राइब्ड एक्सटर्नली टेंजेंट टू। तो इस सर्कल का रेडियस अगर मैं r1 ले लूं, इसका अगर मैं रेडियस r1 ले लूं, तो r1 तो निकाल सकते हो,
ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये एंगल ये 1 हो जाएगा, तो क्या आया 10 1030 डिग्री इज इक्वल टू R1 बाय 1। तो R1 का वैल्यू कितना आया 1/√3। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे और एक सर्कल है, तो ये ले लेता हूं, ये R2 है। R2 कैसे निकालूं, कोई बोलेगा? सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकता हूं। तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू क्या लूं? अगर इस वाले को x ले लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 1 x बाय minus 1 माइनस एक्स। मगर x नहीं पता है, और क्या कर सकता हूं? ये सब ऐसा जब सर्कल देखोगे तो तुम ये वाले चीजों को याद रखो। हाँ, क्योंकि ये अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं तो कुछ अच्छा हो रहा है क्या? देखो, अगर तुम ऐसा ज्वाइन कर देते हो तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। और ये लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ ये लेंथ हो गया R1 माइनस R2। और ये लेंथ कितना हो गया R1 plus R2। R1 तो इससे क्या बोल सकते हो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाय, आगे छोड़ दूं, इससे R2 और R1 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। R1 इज इक्वल टू थ्राइस R2। तो R2 इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो R1 बाय 3। अब ध्यान से देखो, पहला रेडियस R1, दूसरा वाला R2 जो है वो R1 बाय 3 है, ठीक है। तो तीसरा रेडियस क्या हो जाएगा? इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा तब? सेम लॉजिक से R1 by 9। इंडेफिनिट पैटर्न जाएगा ना। तो R2 बाय 3, तो R2 बाय 3 मतलब R1 बाय 9। तो अब इनका एरिया निकालने बोला, तो इनका एरिया हो गया ये। और R1 को अगर मैं x ले लूं तो ये पाई R1 स्क्वायर, x का वैल्यू मुझे मालूम है यहाँ पे 1/√3, वो मैं बाद में डाल दूंगा। तो ये ax पाई x स्क्वायर, इसका एरिया ये हो जाएगा a R2 का होल स्क्वायर। तो ये x बाय 3 हो गया। तो ये a इंटू एक्स बाय 3 का पाई तरीका एरिया का पाई आएगा। पाई ये कितना होगा? पाई इंटू क्या x बाय 9 का। तो सम ऑफ ऑल एरियाज कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एरियाज पहला वाला पाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद आगे छोड़ दूं, जीपी बनेगा या नहीं? हाँ सर। इनफाइनाइट जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी का सम था a डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस r। लगा दोगे तो आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा देखने का जरूरत नहीं है। देखने का जो चीज है वो यहाँ पे जो मैंने किया है, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा कर दे रहा हूँ, 15 सेकंड दे रहा हूँ इसके बाद वाले सम में। नीचे कुछ मैंने सम्स और दिए हुए, वो एक बार ट्राई करके तुम देख सकते हो। एक बार R1 प्लस R2, एक बार R1। हाँ, ये सब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जेई में ही आया हुआ समय, ये सर्कल था, ये सर्कल था, ये सर्कल था, ऐसे करके तो ये टच करते थे। ये जो ऐसा जो ट्रायंगल बनाया जाता है ना, ये सब ट्रायंगल, ये सब चीज जरा याद रखना। हाँ, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दीज आर ऑल। सर और 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मैं दे सकता हूँ 10 सेकंड, 2 मिनट मैं आ रहा हूँ। चलो आगे चलता हूँ।
मीन्स का एक बार रिवीजन करा देता हूं। If P arithmetic mean are inserted between 5 and 41, तो अर्थमेटिक मीन का थ्योरी क्या था? A1, A2, A1 और B में कॉमन डिफरेंस अगर तुमने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया तब इनका कॉमन डिफरेंस जो था वो था B माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और तो इससे आरएफ मीन कैसा दिखता था? AR इज इक्वल टू A प्लस आर डी, क्योंकि वो R प्लस फर्स्ट टर्म होता था। तब तो ये खेला खत्म। If P arithmetic mean are inserted, the third mean divided by P minus 1 का मीन 2/5 दिया हुआ है। वो सम पढ़ने के लिए नहीं टाइम दिया था, 15 सेकंड सम पढ़ने के लिए। चलो, तो A3 को क्या लिख सकते हो तब? A प्लस ट्वाइस डी। AP माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? A प्लस P माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2/5। डी तो पता ही चल गया ना यहाँ से, क्योंकि ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा? B माइनस A, 41 माइनस 5 मतलब 36 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। सर A प्लस थ्राइस डी नहीं होगा क्या A3? कौन सा? A प्लस A3 थ्राइस, सॉरी हाँ A प्लस थ्राइस, सॉरी A प्लस थ्राइस। थैंक्स। तो देखना है तो देख लो। 30 सेकंड देता हूं। फाइव में सम ऑफ द एपीजीपीए को ये करवा देता हूं, तो इसमें ये वाला करवा देता हूं, ये सेकंड वाला करवाऊंगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ज्योमेट्रिकल मीन का क्या थ्योरी था? सॉरी हाँ, मैं तो ये लेके आया था क्योंकि एक साथ में दोनों थ्योरी दे दूं। G1 B, तो इसमें अगर n ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करते हो तो कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या था? B बाय डिवाइडेड बाय 1 बाय n प्लस 1। G1 का वैल्यू AR, G2 का वैल्यू AR स्क्वायर, Gn का वैल्यू AR टू दी पावर n। ठीक है, आगे चल रहा हूं। नंबर सेकंड एक बार देखो, 15 सेकंड दे रहा हूं सम देखने के लिए, या 30 सेकंड ही दे रहा हूं। क्या करूं, बोलोगे? सर इसकी को फिर रिपीट कर रहा है तो फिर अंदर से वो इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओ तू ये बोल रहा है? हाँ सर। कहां से रिपीट कर रहा है? सर 5 के बाद से 5 है स्क्वायर कर 3√5x। मगर मैं मेरे दिमाग में ये नहीं था, मेरे ठीक है ये भी सही है, मेरे दिमाग में ये था। ये 3 का पावर क्या आ रहा है? 1/2 नहीं क्या? 5 का पावर क्या आएगा? 1/4। फिर से 3 का पावर क्या आ जाएगा? 1/, होगा ही नहीं। हाँ फिर से 5 का पावर क्या आ जाएगा? 1/16। समझ में आ रहा है? हाँ तो इसका मतलब अल्टीमेटली अलग अलग अगर करोगे, अगर इसको ऐड कर दूं तो 3 का पावर क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/8 प्लस कितना? 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 अप टू इंफिनिटी। और 5 का पावर 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 अप टू इंफिनिटी।
इज इक्वल टू 3 टू द पावर सम क्या होगा 1/2/1 माइनस 1/4, क्योंकि फॉर्मूला क्या था a/1 माइनस r, नहीं क्या? यस सर। आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी का प्लस 5 का पावर क्या था 1/4/1 माइनस 1/4, निकाल के देख लो, दोनों ही सही है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, वो भी ये भी सही था। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चलो। ऊपर नाम दे ही दिया है, पहले सेकंड करवाऊंगा, फर्स्ट तो तुम लोग खुद कर लोगे। ये बोलो क्या दिया हुआ है, देखो एसएन दिया हुआ है और टीएन का मैनिपुलेशन है। एसएन दिया हुआ है, टीएन का मैनिपुलेशन है। क्या किया जाता था यहाँ पे, अगर एसएन तुम्हारे पास दिया हुआ है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया। ये सब मैंने यहाँ पे दे दिया, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरे पास इसके बाद वाले सम में आएगा ये। रुक जाओ, ये करवाता हूँ। हाँ तो ये अभी नहीं, हाँ इसका एक थ्योरम, अभी थ्योरी एक दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुक जाओ, इसका भी एक थ्योरी दूंगा, फिर इसमें आता हूँ। पहले ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखो। तो ये अच्छा, द टोटल रन स्कोर बाय द क्रिकेट इन अ मैच, ये एसएन का वैल्यू दिया हुआ है और टीएन पूछ रहा है, कैसे निकालूंगा? TN इक्वल्स टू 100 ले लीजिए। टीएन, पहले टीएन तो निकालना होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन तो टोटल रन स्कोर दिया हुआ है, मतलब एसएन दिया हुआ है। एसएन दिया हुआ है टीएन, तो पहले तो ये निकालना होगा ना, एसएन माइनस SN एसएन माइनस माइनस SN 1। माइनस क्लियर है? जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक इसके ऊपर काम कैसे करोगे? तो इसलिए इसको तब तुम लिख सकते हो 2 टू द पावर n माइनस n/2। तो ये कभी कई बार ऐसा होता है। हाँ मैं जो सम ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिला। हाँ तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n/2 माइनस n माइनस 1/2। तो ये तुम्हारे पास 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो तो 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले लो तो n माइनस ऑफ n माइनस 1। तो tn का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, n कैंसिल करो, प्लस 1/2। तो अब एक बार tn आ गया तो क्या चाहिए? देन द मैच इन विच ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी। मगर एक प्रॉब्लम है, 1/2 क्या है मेरे पास? The total run scored by the cricketer in n matches is then the match in which he will score his first century. हाफ तो वो कैसे लेके आएगा? If the total run scored by the cricketer in n matches is इतना, तो अगर ये SN है तो TN हो गया SN minus SN minus 1, तो n into n minus 1, तो ये TN plus हाफ हो गया। तो कभी भी नहीं लेके आ पाएगा।
कि अगर हाफ ही लेके जाऊं, 8 मैच कह रहा है, तो कह रहा है क्या इसका 8 मैच में कितना होगा, जरा स्कोर देखो तो 2 to the power 8 मतलब 2 to the power 8 minus 1 to the power 7 plus half, 2 to the power 7 कितना था? ठीक है, चल आंसर तो आ रहा है, बस सब में कुछ गड़बड़ है। हाफ कैसे वो लेके आएगा, ठीक है, सब में कुछ गड़बड़ है वो, ठीक है, उसमें थ्योरेटिकली नहीं जाते हैं कि वो हाफ रन कैसे लेके आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो बताना चाह रहा था, ठीक है, कई बार तुम्हें एसएन का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे तुम्हें एसएन का वैल्यू दिया जा सकता है कि n स्क्वायर प्लस n है, और तुमसे पूछेगा 1/tn निकालो, तो अब एसएन से 1/tn नहीं निकलेगा, क्या निकालोगे? जो समझाना चाह रहा हूँ, एसएन से पहले क्या निकालोगे? tn। कैसे? SN minus SN minus। ठीक है, तो मतलब सम के एसेंस में जाओ कि मैं ये सम क्यों लेके आया था, रेदर देन की कौन सा सम है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कई बार सम देख के लगता है अरे ये वाला टाइप का सम है, मगर वो नहीं होता है, इसलिए तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो tn का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा ये कितना, ट्वाइस n, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, तो n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो tn का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n माइनस ट्वाइस, तो n प्लस ट्वाइस n माइनस n, तो ये हो जाएगा ट्वाइस n, और ये तो हेंस 1/tn। तो ये कुछ बना नहीं, मगर इस चीज को समझो। हाँ, ऊपर मैंने नाम भी वही दिया था, गेट गिवन sm गेट tn, तो ये एक टाइप है। हाँ, जिसमें ये एक गड़बड़ हो गया, ये समय मैं भी आऊंगा, घबराओ मत, थोड़ी देर बाद आऊंगा। किसी को देखना है तो देख लो, हालांकि इसमें देखने लायक तो कुछ है नहीं, क्योंकि तब भी। नंबर 8 डायरेक्टली ऊपर टाइप दिया हुआ, वो तुमसे हो जाएगा। उसके बाद आता हूँ इनइक्वालिटी में, जिसमें कई बार डाउट ज्यादा रहता है। और मगर ये याद रखो कि ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी के सम्स बहुत ज्यादा आते हैं, इस चीज को भी समझना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि इनइक्वालिटी के सम्स दे यूज्ड टू आस्क टू मच, हाँ, मगर आते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम इनइक्वालिटी के सम्स नहीं आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखोगे, 30 सेकंड्स देता हूँ, कोई कुछ बोलेगा तो बोलोगे। कोई बोलेगा पहला वाला सम? AMGM अनइक्वलिटी डायरेक्टली किस में लगाऊं? AMGM किस में लगाऊं? 1 plus P 1 plus Q 1 plus R 1 plus S। 1 plus P 1 plus Q में अगर मैं AMGM लगाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो अगर मैं 1 plus P में, क्योंकि PQRS मुझे दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली AMGM नहीं लगाओगे, केवल AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तुम अगर 1 और P में लगाओगे तो ये तुम्हें मिलेगा 1 plus P/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट P, नहीं क्या? 1 plus Q/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट Q, 1 plus R/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट R, और 1 plus S/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट S। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फायदा होगा? PQRS आता है। तो 1 plus P 1 plus Q 1 plus R और 1 plus S is greater than equal to 2 जा 4 2 जा 2 जा 16 into root over of PQRS। और वही पूछ रहा है, PQRS का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन हर समय 16 से बड़ा है, क्योंकि PQRS 1 दिया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हेंस अगर ये सबसे बड़ा है तो E का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 16 होगा। तो किसी को देखना है तो देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद 2 में जाऊंगा, 30 सेकंड दे रहा हूँ। तो AMGM का इनइक्वालिटी था क्या, पहले एक बार वो रिवाइज करें, उसके बाद टाइम देता हूं देखने के लिए। AMGM का इनइक्वालिटी ये था कि अगर मेरे पास A1 A2 से लेके AN तक n पॉजिटिव नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास n पॉजिटिव नंबर हैं, तब इनका अर्थमेटिक मीन था मेरे पास A1 प्लस A2 से लेके AN तक डिवाइडेड बाय n। इसका ज्योमेट्रिकल मीन था nth रूट ऑफ A1 से AN तक, और इसका हार्मोनिक मीन था मेरे पास n/1/A1 से लेके 1/AN तक। तो पॉजिटिव नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन हर समय ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता था, और ज्योमेट्रिकल मीन हर समय हार्मोनिक मीन से बड़ा होता था। और इक्वालिटी कब होता था रे? सब इक्वल होने पे। इक्वालिटी तब ऑकर्स करता था इफ A1 इज इक्वल टू A2 डॉट 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 AN। ठीक है, तो ये थ्योरी था, किसी को देखना है तो देख लो। 2 मिनट रुको। किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड से। ठीक है,
आगे चलूं? सर हाँ बोल। सर हार्मोनिक मीन कैसे निकालते थे? ये रहा n डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ सर। ठीक है, आगे चलूं? यस सर। कुछ पेरेंट्स मुझे ऑफलाइन क्लास लेने के लिए बोल रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि ऑफलाइन क्लास का नेसेसिटी अभी उन्हें ज्यादा है जिनका भी बोर्ड लेवल ज्यादा अच्छी तरह से हुआ नहीं है। मैं एक मैसेज दूंगा, किसी को अगर चाहिए वो ऑफलाइन क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हो जाएंगे 10 के आसपास तो मैं ले लूंगा, ठीक है। यहाँ का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, रिवीजन वाले में तो मुझे नहीं लग रहा है, इसमें तो मुझे अभी ऑनलाइन ही बेटर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में इस स्पीड से रिवीजन मैं नहीं करवा पाऊंगा जिस स्पीड से अभी रिवीजन करवा रहा। ये जो 1 घंटे में जो इतना सम्स करवा देता हूँ या 1.5 घंटे में, ऑफलाइन में ये चीज नहीं हो पाएगा। वो बड़ा बोरिंग होगा, तुम बैठे रहोगे, मैं धर 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 करके लिखूंगा। और इसमें ये बेटर होता है कि मेरे ख्याल में इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है, तुम बाद में देख सकते हो चीजों को। तो आगे चलते हैं इनइक्वालिटी के सम्स में, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मालूम चला है कि कईयों का बहुत बुरा मार्क्स आया है प्री बोर्ड में, बहुत बुरा मार्क्स आया है प्री बोर्ड में, और वो ये बताता है कि मतलब हाइबरनेशन पीरियड में हो। मैं केवल हाइबरनेशन पीरियड नहीं कहूंगा, मैं तो हाइबरनेशन पीरियड में नहीं था, मगर तब भी देखो मेरा कोर्स खत्म करने में मुझे कितना देर लगा। ये ABC नहीं होगा, ये अल्फा बीटा गामा। तो एक तो पेंडेमिक के कारण ही एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है। मैं खुद फ्रस्ट्रेशन में हूँ कि इतना लेट कोर्स कैसे खत्म हुआ। तो अभी तक मुझे शौक है उस चीज का, इतना पता ही नहीं चला कि इतना स्लो हो गया है कोर्स की, खत्म नहीं हो पा रहा है कोर्स, जो नहीं हो पाया। If alpha, beta, gamma are the 3 positive roots of the cubic equation, then minimum value of इतना is. तो क्या करूंगा, ये भी तो इनइक्वालिटी ही है रे, मगर बस अब क्या करना, इनइक्वालिटी के साथ क्या यूज करोगे? अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी। और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16√6। ऊपर माइनस भी होगा। माइनस नहीं, इसमें तो नहीं आएगा ना माइनस भी। तो अब बोलो क्या लगाऊं इसमें तब? सर पहले अल्फा बीटा में एम लगा दीजिए। पूरे में ही लगा सकता हूं, क्योंकि पूरे में अगर मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊंगा तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन आएगा या नहीं, पहले ये सोचो। हाँ सर। तुम्हें ये देखना है कि कांस्टेंट क्या है, तुम्हें ये देखना है कि कांस्टेंट क्या है। मैं बार बार कहता हूं, कभी कभी HM भी लगाना पड़ सकता है। अगर मेरा ये और ये कांस्टेंट होता ना और ये वेरिएबल होता तो मैं HM लगाता, मगर क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ है और मुझे अल्फा बीटा गामा चाहिए, तो मैं डायरेक्टली am gm के ऊपर कौन से क्वांटिटी के ऊपर, किस क्वांटिटी के ऊपर लगा सकता हूँ? तो मेरा क्वांटिटी जो होगा वो 4 बाय अल्फा बीटा, 3 बाय बीटा गामा और 2 बाय गामा अल्फा आएगा। तो इसमें अगर मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दूं तो क्या होगा? 4 बाय अल्फा बीटा प्लस 3 बाय बीटा गामा प्लस 2 बाय गामा अल्फा डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ क्या? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसका वैल्यू चाहिए क्या? इसका वैल्यू पता है? हाँ हाँ सर। वो तो तुम कर सकते हो, देखना है तो देख लो 30 सेकंड, ठीक है। आगे चलूं? रुक जाओ, 30 सेकंड होने दो। तो मेरा जो रिवीजन शेड्यूल है वो तो बर्बाद हो गया, मैं जान रहा हूं, मगर मैं तुम लोग का क्लासेस जो है उसी रिवीजन शेड्यूल में लेते हुए जाऊंगा। हाँ, वो जो मैं, क्योंकि जो मैंने शेड्यूल बनाया था तो सीक्वेंस सीरीज था और मेरा इनवर्स तक जा चुका है। तो मेरा रिवीजन शेड्यूल में ऐसा था कि क्रैश कोर्स जो मैंने तुम लोग को मटेरियल दिया है 1 2 पहले में पहला वाला हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो जाएगा। नंबर 2 में तुम्हारे पास फंक्शन और इनवर्स हो गया है। नंबर 3 लिमिट LCT करवाया था क्या तुम लोग को रे? मुझे याद नहीं है। सर नहीं ना? करवाया। नहीं ठीक सर। है।
ठीक है, तो मैं कल LCD करवा दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कल एक बार हाँ बोलते जा। टाइमिंग के बारे में कुछ बोलना है तुम लोग को? मुझे सुबह ठीक ही है सुबह ही लेता हूँ सर, आज का मेरा टाइमिंग मतलब ठीक है। मतलब बात क्या है कि हाँ 10:30 बजे 10:30 के आसपास रखता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि इवनिंग मेरा 11th का क्लास मैंने ऑफलाइन शुरू कर दिया है, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए इसलिए कल मैं एक LCD का क्लास ले लूंगा। हाँ ओके 10:30 बजे फिर थोड़ा स्पीड में लेके एक बार खत्म कर देता हूँ। हाँ फिर क्विक रिवीजन हो जाएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो अगर ये है तो जैसे अब देखो, अब ऐसा है कि नॉर्मली सम्स करने होंगे ज्यादा। हाँ ये बात सही है। If x, y, z are positive real numbers such that x is equal to 12 minus yz by y plus z. मैंने जो रिवीजन सीट दिया है, एक दो बंदों ने मुझे सॉल्यूशन के लिए बोला था। किसी को भी डिटेल सॉल्यूशन मेरे पास है, व्हाट्सएप पे मैं भेज सकता हूँ डिटेल सॉल्यूशन। हाँ मुझे दोबारा रिमाइंड करा दोगे? ये और एक दो बंदों ने मुझे बोला था, मगर वो मैसेज तुम लोग का बहुत नीचे जा चुका है। हाँ तो इसलिए दोबारा रिमाइंड करा देना। इफ x, y, z are positive real numbers such that x is equal to 12 minus yz by y plus z, the maximum value of x, y, z is. बोर्ड के बारे में तो अभी चिंता करने का जरूरत ज्यादा है नहीं, मगर प्री बोर्ड में जो मार्क्स आया है, मैं उनका मेरे ख्याल में यहाँ पे जो बंदे आए हैं उनमें तो किसी को ज्यादा बोर्ड का चिंता नहीं होगा, अभी आ रहे हो तो ठीक है। मगर स्टिल अगर कोई वीडियो ये देख रहा है और किसी को बोर्ड का चिंता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बोर्ड के लिए क्लासेस उसे ऑनलाइन ही लेके मैं ऑफलाइन लेने के लिए रेडी हूँ। हाँ बोर्ड के लिए तो अगर आओगे तो वो आ सकते हो। और इसके लिए तो 1 घंटे के क्लास के लिए ऐसे भी, जब मेरा क्या बोलते हैं फिजिकल क्लास लेता था रिवीजन में, ऐसे ही कम स्टूडेंट आते थे, तो इसलिए इसमें मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। लेट x, y, z be the positive real number such that the maximum value of x, y, z. ये सब एक्चुअली में कुछ है नहीं, ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये सब बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सर क्यों? मेरा कहना है कि कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा रीअरेंज करो ताकि दिल खुश हो जाए। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x, y plus z is equal to 12 minus yz हो जाएगा, और इसका मतलब x, y plus yz plus zx का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो अब सोचना शुरू करो ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है और तुम्हें x, y, z का वैल्यू पूछ रहा है, क्या लगाऊंगा? इनका सम दिया हुआ है और तुम्हें x, y, z का मैक्सिमम पूछ रहा है, तो सही है, क्योंकि यहाँ पे मैं जानता हूँ कि gm is always less than equal to am, नहीं क्या? और मेरा क्वांटिटी क्या होगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मेरा क्वांटिटी जो होगा वो होगा x, y, y, z और z x, क्योंकि मुझे उसका सम पता है। तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ क्या? x, y into y, z into z x is less than equal to x, y plus y, z plus z x divided by 3, जिसका वैल्यू 12/3 हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 64। x, y, z सब पॉजिटिव नंबर है, इसलिए x, y, z इज लेस देन इक्वल टू 8। तो मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम। x, y, z हर समय इससे छोटा, तो x, y, z का मैक्सिमम कब होगा? 8। अब क्वेश्चन ऐसा भी कभी कभी जेई में आया हुआ, कब होगा? व्हेन, जब क्या क्या क्वांटिटीज क्या क्या सेम, मतलब सही है वही मुझे मिलेगा। मगर एक्चुअली में पहला आंसर ये होगा कि x, y is equal to, समझ में आ रहा है ना? कभी कभी इसमें अंतर हो सकता है, इसीलिए क्वांटिटीज ये है। तो when x, y is equal to y, z is equal to z x, जो अल्टीमेटली जो तुमने बोला वही होगा, x is equal to y equal to z। हाँ मतलब जो क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज, मगर यहाँ पे x, y, z नहीं है, क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है? x, y, y, z और z x। अल्टीमेटली मुझे वही मिल जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, कुछ डाउट है तो पूछ लो, नेक्स्ट सम में जाऊंगा। एक टाइप का सम होता है जिसमें, ये पढ़ के देखो, जिसमें हम लोग नॉर्मली क्या फंडा यूज करते थे कि कुछ ऐसा करते थे कि am इक्वल टू gm या am इक्वल टू hm कुछ हो जाता था, और हम जानते हैं कि इक्वालिटी कब ऑकर करता है, और उसके ऊपर फिर हम लोग काम करने लगते थे।
तो वो एक टाइप है। हाँ, तो जैसे इस वाले में तुम देखोगे क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि नंबर जो है वो है तुम्हारे पास 27x³ प्लस 216x² प्लस 36px प्लस 32p इज इक्वल टू 0। मैं जान रहा हूं कि लास्ट 10 से 15 दिन तक मैं आइसोलेटेड था, सेल्फ एक्साइल में था क्लास 12 के स्टूडेंट से। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं और ज्यादा कुछ नहीं देने वाला हूं तुम लोग को। वो खत्म करने के बाद अब मुझे ठीक है, अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूं। अल्फा बीटा गामा और नेगेटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये माइनस अल्फा है, ये नेगेटिव है, तो अभी तो रूट थोड़ा ना नेगेटिव है, ये तो यही लेना होगा। तो क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना मिला, 216 डिवाइडेड बाय -8 -8। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 36p कांस्टेंट है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 27। और अल्फा बीटा गामा -32p डिवाइडेड बाय 27। कुछ तो एक रीजन है रे, अल्फा बीटा गामा नेगेटिव रूट्स दिया हुआ है, कुछ तो एक रीजन है कि ये नेगेटिव रूट्स दिया हुआ है। तो इसमें तो एएमजीएम नहीं लगने वाला है। एएमजीएम जो लगेगा पॉजिटिव में लगता है। तो मैं कभी कभी सब्स्टिट्यूशन तो मैं बड़ा अच्छा काम कर देता है। मैं अल्फा को -a ले लेता हूं, बीटा को -b ले लेता हूं, गामा को -c ले लेता हूं। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये मुझे मिला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8, और इससे ये फायदा हुआ कि ए बी सी मेरा पॉजिटिव है। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 36p/27 और ए बी सी का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 32p/27। अगर मैं इन लोग को डिवाइड कर दूं, क्या मिला, मुझे p कैंसिल करना है। मैंने ऊपर एक जगह तुम्हें कहा था ना कि मैंने एएमजीएम, तो मुझे ये सब चीजों को आप याद रखोगे। अगर तुम्हें p को सपोज कैंसिल करना है तो मैं एक काम करता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को डिवाइड कर देता हूं ए बी सी से। तो डिवाइड करने से क्या कुछ कैंसिल हो गया, क्या है, तो हमारे पास है 36/32, मतलब 4/36/32 कितना है, 9/8। अगर मैं अलग अलग कर दूं तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू कितना है, 9/8, और a प्लस b प्लस c का वैल्यू 8 आ गया। अब देखो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अगर मैं क्वांटिटी a b c ले लूं तो a प्लस b प्लस c/3 इज इक्वल टू 8/3। मेरा मेन एम यही है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा कोई कॉन्सेप्चुअल सम है नहीं, एक ट्रिकी सम है कि हाँ ये देखो, ताकि तुम्हें दिमाग में रहो ऐसा भी होता है, नेक्स्ट टाइम में तुम ये लगा पाओ। और इससे क्या पता चलता है, इससे अर्थमेटिक मीन लगा के देखो कभी कभी ज्योमेट्रिकल मीन लगाना होता है, मगर यहाँ के क्योंकि ये p के ऊपर डिपेंडेंट है तो मैंने जीएम के बारे में नहीं, डिवाइड करके मैंने p को हटाया, टू एलिमिनेट p। ये क्यों किया, ये सर दिमाग में क्यों आएगा, टू एलिमिनेट p। तो हार्मोनिक मीन तब क्या था, हार्मोनिक मीन था 3 डिवाइडेड बाय क्या, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो 3 डिवाइडेड बाय 9/8 इज इक्वल टू 8/3। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हो रहा है। अब अपना ध्यान केवल ये येलो वाले में और ये रेड वाले में लगाओ, क्या फायदा हुआ, AM is equal to H. तो अगर AM इज इक्वल टू GM हो गया तो क्या कब था, कोई बोलेगा क्या, A equal to B equal to C. 1/8. तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C तो क्या पूछ रहा है, P बाय गामा। आगे छोड़ दो तुम लोग के लिए, हाँ तो सर। रूट ही सेम हो गया ना, तब तो अब तुम इसे डाल सकते हो, ये भी रूट अल्फा है ये भी अल्फा है, तो अल्फा निकल गया है नहीं। अगर सब सेम ही हो गया, तो इसमें डाल दो। तो एक बार निकल गया तो सब रूट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। और तुम्हें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -8 है, तो अल्फा का वैल्यू -2। तो ये वो इक्वेशन होगा जिसमें अल्फा का वैल्यू हर समय -2 है। तो अब P का वैल्यू निकालना है तो पुट अप करके निकाल लो ना, सब कुछ का तो वैल्यू आ ही जाएगा, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो मैं इस सब में थोड़ा इंटरेस्टेड हूं। तुम्हें याद होगा जब मैं तुम लोगों को ये कोर्स करवा रहा था तब भी मैं इस सब में इंटरेस्टेड था, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये खूब आता है, इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि ये सब जब तुम जानते हो तो इसमें देखो तुम AM जानते हो, HM जान रहे हो, GM जान रहे हो, इक्वालिटी जान रहे हो, सब जान रहे हो। और सब जब तुम जानते हो
तो तुम्हारे लिए चीजें आसान होता है। तो देखना है तो देख लो। मैं 30 सेकंड का मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार किसी को देखना है तो देख लो, मैं फिर आ रहा हूँ। चलो आगे चल रहा हूँ। क्या बोलते हो? हाँ, क्या करूं? बोलो। नहीं बोलोगे? क्या निकालना है? सुनने में आ रहा है? पहले ये बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ये इसमें क्या दिख रहा है? मुझे ये दिखा और साथ में ये दिखा। पहले 15 सेकंड सम में लो। अब तो मैंने दिखाई दिया तो दिख ही गया होगा क्या करना है मेरे ख्यालों में। दिखा कुछ? अगर मैं अलग अलग कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं ये इसके साथ ले लूं, इसके साथ बी ले लूं और इसके साथ सी ले लूं, तो ये क्या फायदा होगा? आ रहा है समझ में? हाँ सर। a प्लस 3y प्लस a प्लस 3 प्लस 1 बाय b प्लस 3 प्लस 1 बाय b और c प्लस 3 प्लस 1 बाय c। और मैं जानता हूं कि अगर कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 बाय x का जो मिनिमम वैल्यू है वो हर समय किससे भरा था? 2 से। तो उस लॉजिक में ये हर समय किससे भरा होगा तब? क्योंकि ये तो तुम्हें ये मिला ना, a प्लस 1 बाय 3 प्लस b प्लस 1 बाय b और 3 प्लस c प्लस 1 बाय c। तो इससे मुझे बोलो a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय b और c प्लस 1 बाय c किससे भरा होगा हर समय? 2 से। तो 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 तो इज इक्वल टू 125। खेला खत्म। तो सर क्या थ्योरी सिखाना चाह रहा हूं? एक तो ये कि कैसे, एक तो ये कि डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। एक तो ये कह रहा हूं कि दिमाग में ये रखोगे डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। और सेकंड, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 बाय x हर समय 2 से भरा होता है, और अगर x नेगेटिव है तो
x प्लस 1/x हर समय -2 से छोटा होता है। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखना है तो एक बार देख लो, फिर नेक्स्ट सम में चलूंगा। 9b इनइक्वालिटी के सम्स हैं, तो फिर तुम लोग खुद करोगे, फिर जनरलाइज इनइक्वालिटी में जा रहा हूं। तो ये सब चीजों को पकड़ोगे, हाँ, कि क्या करना है, किस टाइप से चीजों को रीअरेंज कर सकते हो। जनरलाइज वाला याद है? जनरलाइज इनइक्वालिटी में अपना केस क्या बनता था? जनरलाइज इनइक्वालिटी में ऐसा था कि एक क्वांटिटी अगर m टाइम्स आता है, b अगर n टाइम्स आता है और c अगर k टाइम्स आता है, और तब मैं अगर तुम्हें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाने बोलूं, तो ये था तुम्हारे पास ma प्लस nb, क्योंकि m a टाइम्स आया, n b टाइम्स आया, k c टाइम्स आया, डिवाइडेड बाय m plus n plus l। m प्लस n प्लस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो a m टाइम्स आया, b n टाइम्स आया, c k टाइम्स, a बाय m प्लस n प्लस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस n, हार्मोनिक मीन अगर लगा दोगे तो ये m बाय a प्लस n बाय b प्लस k बाय c। तो अब ये चीज तुम्हें यहाँ पे, तब यही चीज को तुम्हें अब यहाँ पे इस टाइप से सोचना है कि अगर a प्लस b प्लस c 3 दिया हुआ है तुम्हारा, तो तुम ये टर्म कैसे लेके आओगे? a स्क्वायर चाहिए, तो जरा सोचो तो a को कितने बार लेके आऊं? मुझे a स्क्वायर चाहिए, तो ये जो m है ये m ऊपर आ जाता है, मुझे a स्क्वायर चाहिए, कोई बोलेगा? 2 तो बार। a को मुझे 2 बार चाहिए, मगर a को 2 बार लेने से एक प्रॉब्लम है, ये ट्वाइस है, मगर क्वेश्चन में केवल a दिया हुआ है, इसलिए a बाय 2 ले लेता हूं। समझ में आया? तो b को मुझे 3 बार b क्यूब चाहिए, तो b क्यूब कब मिलेगा? b by 3 को 3 बार। तो अगर मैं b बाय 3, क्योंकि यहाँ पे b है तो इसे मैं 3 टाइम्स लूंगा, और सिमिलरली यहाँ पे c है और ये c स्क्वायर है, c by तो 2 को c 2 तो बार। 2 टाइम्स आएगा, ये जो 2 जा रहा है वो 2 यहां से आ रहा है, मगर मैं जानता हूं तो यहाँ पे मुझे c बाय 2 चाहिए ताकि कैंसिल। और अगर अब मैं इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दूं रे, तो क्या बनेगा? 2 इंटू a बाय 2 प्लस 3 इंटू b बाय 3 प्लस 2 इंटू c बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 4 5 6 7 a बाय 2 का होल स्क्वायर, b बाय 3 का होल क्यूब और c बाय 2 का होल स्क्वायर। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर ले आगे चलते हैं। देखना है तो देख लो। हाँ, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आगे चलो। और 10 सेकंड हो गया सर। एक समय जहां पे जैसे तुम जीपी देखते हो, तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये ले लो और उसके बाद प्रोसीड करो। ये एक टाइप का सम है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए से नहीं, इससे प्रोसीड करो, ज्यादा आसान हो जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार।
ABC GP में है, AX स्क्वायर प्लस ट्वाइस BX प्लस C इक्वल टू 0 है, B AR है, C AR स्क्वायर है। तो ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो ये क्या होगा, AX स्क्वायर प्लस 2, B के बदले ARX प्लस C के बदले तो A को अगर कैंसिल कर दूं तो ये X स्क्वायर प्लस ट्वाइस RX, समझ में आया क्या फायदा हुआ, X प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना माइनस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC इन GP द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट, मगर कॉमन रूट तो ठीक है, मगर इसका तो क्या मालूम चला तब, इसका तो एक ही रूट है, इसके दोनों रूट ही माइनस आ रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही सम है। तो dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस EX प्लस F इक्वल टू 0, तो कह रहा है कि ये दोनों का कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट का कैंडिडेट ही की एक है, तो इसका रूट क्या हो गया, रूट इज माइनस आर। तो इसका मतलब ये इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये सब में तुम बोलोगे कि नहीं सर ये सब में कोई ऐसा ट्रिक ज्यादा है नहीं, मतलब जो दिया हुआ है वो निकालते जाओ, मगर अब सर क्या करें, हाँ तो अब एक प्रॉब्लम है कि अब कैसे आगे बढ़े भैया। अब आगे बढ़ने के लिए देखो R को तुम्हें एलिमिनेट करना, और तुम ध्यान से देखो तुम कर क्या रहे हो, A अगर तुम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो AR को तुम B से चेंज कर सकते हो, या तुम ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे R का वैल्यू B बाय है और यहाँ पे R स्क्वायर का वैल्यू C बाय है, तो ये अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ तो आई R के बदले B बाय ट्वाइस C बाय प्लस F, तो ट्वाइस EB इज इक्वल टू ट्वाइस C प्लस ट्वाइस AF। ओह वही तो, सॉरी मैंने गलत लिखा रे, क्वेश्चन में यहाँ पे एक डी है, dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस EX, में वही तो मेरे इसलिए मुझे अजीब लग रहा था ये क्या हो रहा है, ये डी है, डी तो DC, तो अब चाहिए मुझे क्या, dy a कब मिलेगा, AC से डिवाइड करने पे। और ये 2 कहां से रहा है, ये 2 तो है नहीं, तो तुम्हें सोच, अब तुम ये सोचोगे कि तुम्हें dy e बाय b और f बाय c चाहिए, तो वो सोचोगे, अब इस वाले क्वांटिटी में देखो तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें dy a और f बाय c चाहिए, तो क्या लग रहा है तुम क्या कर सकते हो, ये तो तब पॉसिबल है ना कि अगर मैं कॉमन क्या ले लूं, AC कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिला, dy प्लस कितना f बाय c, और अब मैं ये यूज कर लेता हूं कि ABC अगर GP में है तो AC के बदले क्या डाल सकता हूं, B स्क्वायर, ये इसमें डाल दो, तब आंसर आ जाएगा, वो कैंसिल हो गया, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं इंटरेस्टेड केवल इसमें हूँ, ये वाले में, यहाँ पे कि मैं नीचे वाले पार्ट में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हाँ वो ट्रिवियल है, मैं इंटरेस्टेड ऊपर वाले पार्ट में हूँ कि A को R, B को AR, C को AR स्क्वायर। चलो सर, हाँ बोल। सर कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल कर सकते हैं क्या? नहीं, कोएफिशिएंट का रेशियो हम कब लेते थे, जब बोथ ट्रूथ्स आर कॉमन, आ गया समझ में? हाँ सर। तू बोलेगा सर बोथ रूट्स आर कॉमन, नहीं नहीं, अरे इसका 2 रूट है, इसका तो 2 अलग अलग रूट हो सकता है ना, एक माइनस और एक कुछ गामा, इज इट ओके? क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि दोनों रूट कॉमन है। चलो आगे चल रहा हूं, 2 मिनट रुको। चलो आगे चल रहा हूं। ये तुम देखोगे कभी कोई कहेगा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ रेशियो,
सम करके देखो एक बार, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ समथिंग इन रेशियो। अगर मैं कहूं तुम्हें, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कहूं कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax प्लस सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये कब होगा? इंडिपेंडेंट, सॉरी X0 मैंने गलती कहा, सॉरी, bn और cn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो इंडिपेंडेंट ऑफ n होने के लिए ये n को कैंसिल होना पड़ेगा, नहीं क्या? और ये n तभी कैंसिल हो सकता है अगर ये हट जाए, मतलब तुम या तो x इक्वल टू 0 हो, नहीं तो क्या? तो ये कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट होने का। हाँ, अब सम को पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, मैं यूज करूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन एन एपी the first term is a and the common difference is d and the ratio of the sum of the first n terms to the sum of the ये कैसे निकालोगे रे? p with the sum of the first n term, ये तो SN जानते ही हो, ये ब्लू वाला, to the sum of the succeeding, ये टर्म कैसे निकालोगे? तो ट्वाइस n लेके n को माइनस कर, SN माइनस S ट्वाइस n माइनस SN, नहीं क्या? ध्यान से देखो, ब्लू वाला क्या कह रहा है? सम ऑफ n टर्म सक्सीडिंग देम, तो ये कैसे निकालोगे? S ट्वाइस n माइनस SN। तो ये होते ही तो SN का वैल्यू पता चल गया ना, n बाय 2 इंटू ट्वाइस ए प्लस क्या n माइनस 1d डिवाइडेड बाय ये क्या ट्वाइस n बाय 2 इंटू क्या ट्वाइस ए प्लस क्या ट्वाइस n माइनस 1d माइनस n बाय 2 इंटू क्या ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1d। तो एक तो n कैंसिल करो, 2 2 2 कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए, क्वेश्चन क्या बोला, इज डज नॉट डिपेंड अपॉन n, तो n यहां पे आ रहा है, ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1d डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस n माइनस 1d माइनस ये 4a हो जाएगा। जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4a प्लस 4n माइनस ट्वाइस d माइनस ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1d, तो ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1d डिवाइडेड बाय 4a माइनस ट्वाइस ए प्लस थ्राइस n माइनस 1d। अब ऐसा सोचोगे तो किसका, ये किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ के देखे हो, ये किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? n से तो n, तो ये n कैंसिल होना चाहिए, तो ये n को छोड़ के क्या क्या टर्म रह गया तुम्हारे पास? हो गया ट्वाइस ए माइनस डी प्लस एन डी डिवाइडेड बाय नीचे ट्वाइस ए माइनस डी प्लस थ्राइस एन डी। तो बोलो ये n कब कैंसिल होगा? जब ट्वाइस ए माइनस डी 0, ट्वाइस a माइनस जब d ये इक्वल टू टर्म 0, ना रहे, तो ये टर्म ना रहे मतलब क्या? ट्वाइस ए माइनस डी 0, मतलब डी का वैल्यू कितना, बोलो? ट्वाइस। तो एक बार d इज इक्वल टू ट्वाइस से आ गया, तब तो उसके बाद बाकी सब जो निकालना है वो द रेशियो a बाय d2 आगे निकल गया, वो तो निकाल के देख सकते हो तुम, ठीक है। देन द रेशियो a बाय d एंड p पूछ रहा है, तो a बाय d का रेशियो तुम्हारे पास 1/2 आया, सही है। चलो, किसी को देखना है तो देख लो, देखने वाला एक चीज तो नीचे वाला ही है, सम तो तुम्हारे व्हाट्सएप में चला ही जा चुका है, काफी छोटा हो जाता है, इसमें क्या देखोगे, तब भी चलो इतना छोटा हो जाता है। जूम में यही एक प्रॉब्लम है, जूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि स्क्रीन बहुत कम मिलता है। देखना है तो देख लो, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। इंडिपेंडेंट वाला बात, हाँ, मेथड ऑफ डिफरेंस में आते हैं। दो मिनट रुको।
चलो आगे चल रहा हूं। मेथड ऑफ डिफरेंस, अपना फेवरेट मेथड। 2 सम अभी करवाता हूं इसका। क्या करूं रे, पहले सम में देखें, बोलोगे? TN निकाल दीजिए। तो TN तो निकल गया। चल TN कैसा दिखेगा? 3 5 7 9 क्या हुआ? ट्वाइस n प्लस 1। plus 1 नीचे वाला n n इंटू into n प्लस n 1 का plus 1 होल स्क्वायर। क्या फायदा? ये तो ये तो डायरेक्टली देखो ना रे, n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन क्या हो रहा है, डाल के देखो तो इसका twice n plus 1 तो वही तो देखना है। ये डिनोमिनेटर ऊपर में है तो खेला ही खत्म हो गया, हुआ है नहीं? इसे TN का वैल्यू क्या अगर अलग अलग कर दूं तो क्या आएगा? 1/n स्क्वायर माइनस 1 क्या, आगे छोड़ दूं ना। एक बार यहाँ आने के बाद तो फिर वैल्यू T1 T2 T3 निकाल ही सकते हो, देखना है तो देख लो 30 सेकंड। ठीक है, ये रिलेटिवली आसान था। आसान मतलब फिर से वही वाली बात है, कई ये नहीं है ना, ये मुझे अभी डाउट्स मुझे मिलते हैं क्योंकि ये तो लिख लेते हो मगर ये नहीं लिख पाते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये लिखने के बाद ये नहीं लिख पाना, ठीक है, वो सोचना है, करना है, करते करते फिंगर मेमोरी आ जाता है कि हाँ ये करने से हो जाता है। मगर कभी कभी थोड़ा ज्यादा टिपिकल भी चीज आ जाता है, जैसे जस्ट इसके बाद वाला सम। चलो आगे चल रहा हूं, तो जस्ट इसके बाद वाला सम अपना, अब इसमें क्या करूं? देखो इसमें TN क्या है, K जो है वही n बना दो ना रे। दिल खुश ना हो जाए तो मुझे बोलना। रूट एंड रूट ओवर n प्लस 1 को कॉमन ले लो, क्या बच गया? क्या बच गया? कोई बोल नहीं रहा है, बचा? हाँ Yes. सर। और अगर इसको रैशनलाइज कर दूं तो दिल खुश नहीं हो गया तो बोलना मुझे। हो गया सर। हाँ सर। और अब अगर अलग अलग कर दूं तो मेथड ऑफ फेसबुक डिफरेंस, पे देखता खेला लग खत्म। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलता हूं। ठीक है, तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा यार, करना होगा यार, नीचे कुछ समझ दिए हुए। ठीक है, ट्राई करके देखोगे। ठीक है, कॉमन टर्म जीपी का एपी में अगर कॉमन टर्म रहता है तो एपी में कॉमन टर्म, एक बार सम ही डाल देता हूँ ना, वो ज्यादा बेटर है। करोगे तुम लोग खुद, मगर सम ही डाल देता हूँ एक बार। Number of terms common to two sequence 17, 21, 25, 417, 16, 21, 26 up to 466। हाँ तो भैया तरीका क्या था याद है? इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है? 4। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है? 5। और फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होता है? ये तो ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं या इंस्पेक्शन से निकालते हैं। फर्स्ट कॉमन टर्म मैं ये जानता हूं, अगर कॉमन टर्म, ये सम मैंने केवल इसलिए दिया है ताकि तुम्हें ये वाला एक बार रिवाइज करा दूं कि अगर चीजें एपी में हैं तो सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स आल्सो फॉर्म एपी विथ कॉमन डिफरेंस क्या था? एलसीएम ऑफ D1 D2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 4 और 5, 4 5 का एलसीएम 20। तो बोलोगे तो अब निकाल ही लो, पहला वाला 21, उसके बाद वाला 41, 51, 61, कहां तक जाएगा? अब कहां तक जाएगा वो तुम्हें निकालना होगा। 417, 466, तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? 417। तो 417 जो दिखेगा वो 20 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो इससे n का वैल्यू निकाल लो, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो सर
हाँ बोल। सर लास्ट वाले में एक डाउट था। तो रुक जा, मैं पहले एक बार 30 सेकंड्स यहाँ पे रुक जाता हूँ, फिर लास्ट वाले में चले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कम। अब वो लास्ट वाले का डाउट। सर इसमें हम जो सम निकालेंगे इससे सर वो m/n होगा ना? हाँ सम मतलब एलसीएम लेके। सर मतलब हाँ। सम m/n होगा तो m+n कैसे निकालेंगे उससे? तो m और m/n 3/2 हो गया तो 3 + 2 5 हो गया। अरे न्यूमेरिकल टाइप में जो होता है। अच्छा डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है सर। m का निकाल लो, n को निकाल लो, फिर प्लस कर लो। हाँ एजीपी का एक सम था। हाँ एजीपी का सम था एक, मुझे नॉर्मली वो याद नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि बड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स लगता है, मैं वो काम नहीं करता हूँ। एजीपी का सम निकालने का एक तरीका था। One term shift to right. तो मगर उससे हाँ, पहले इससे मल्टीप्लाई multiply करोगे, Multiply. मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो एंड शिफ्ट राइट। शिफ्ट 1 प्लस। तो अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स क्यूब। और अब जब मैं माइनस करूं तो 1 + x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू। तो आगे तो तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो अभी, 1/1 - x का होल स्क्वायर, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो 30 सेकेंड्स। ये तो हो ही जाएगा ना, ये भी तो एजीपी है नहीं क्या? हाँ सर। ये भी तो एजीपी है ना। तो इसमें मेरा कहना है कि नॉर्मली ऐसे में क्या करो कि 1/2 को x ले लो, लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है। 1/2 को अगर मैं x ले लेता हूं तो अब s का वैल्यू कैसा दिखा, x + थ्राइस x + 5x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। सेम काम कर लेना। तो 3x² नहीं होगा? 3x स्क्वायर, थैंक्स, 5x क्यूब। अब कभी कभी डिफरेंस एजीपी में रहता है। जैसे अगर तुम 1 - 3 करोगे तो 2 होता है, 3 - 6 करोगे तो 3 होता है, 6 - 10 करोगे तो 4 होता है। तो क्या करें? अरे चिंता मत करो, s का वैल्यू लिखो, लॉजिक वही लगता है। लॉजिक वही है कि पहले s को x से मल्टीप्लाई कर दो और एक प्लेस शिफ्ट कर दो। क्या हो जाएगा ये, x + थ्राइस x + 6x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। और अब जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, s टाइम्स ऑफ thrice 1 x square - होगा। x = 1 + थ्राइस, थैंक्स, ये क्यूब हो जाएगा। तो प्लस ट्वाइस x + 3x स्क्वायर, थैंक्स, प्लस 4x क्यूब, ये। अब ये कैसे निकालूं, ये तो फिर से एजीपी है। तो फिर से एक काम करो कि s 1 - x को फिर से x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 शिफ्ट होके ये हो जाएगा 2x, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा 3x³ अप टू इंफिनिटी। और अब अगर मैं माइनस करूं तो
1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस करते जाओ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स। उसके बाद निकाल के देख लेना। तो मतलब रिपीटेड एप्लीकेशन करना है उस चीज का, ठीक है। किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। ये सम एक सम मैंने दिया तो है, मगर मैं भी सोच रहा हूँ कि इसे करना क्या है, जरा देखेंगे। हाँ, हो सकता है आसान सम हो, मगर जब मैं डाल रहा था तब मेरे दिमाग में 3 वाला सम हमने देखा हुआ है, ये नया नहीं है हमारे लिए। चलो ठीक है, पहले ये देख लो एक बार। ये वाला देखो, क्या करें। नीचे 19 स्क्वायर ना, ये तो ठीक है। एक काम करता हूँ, 1 बाय 19 को कुछ ले लेता हूँ। 1 बाय 19 को अगर x ले लूँ तो x का वैल्यू क्या आया, 3x प्लस 33x स्क्वायर प्लस 333x क्यूब प्लस 4 बार 3x टू द पावर 4। अगर मैं माइनस करूं तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? x से अगर एक साइड ले जाऊं तो ये 3x स्क्वायर, ये 33x क्यूब, ये 333x टू द पावर 4। माइनस करने से कुछ फायदा हुआ? होगा सर। 1 माइनस x, ये थ्राइस x, ये 30x स्क्वायर, ये 300x क्यूब, ये 3000x टू द पावर 4। तो अगर मैं 3 को कॉमन, थ्राइस x ही कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 10x प्लस 100 10x का होल स्क्वायर। अरे तब तो खेला ही खत्म, नहीं क्या? यस सर। अप टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी थे ही है, क्योंकि 1 बाय 19 जब डालोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक, देखना है तो देख लो, 30 सेकंड। ठीक है, मेरे पास कुछ थोड़ा सा ही टाइम है, इसलिए कुछ लिमिटेड सम करवा देता हूँ। एक मोमेंटम दे दिया हूँ, यहाँ पे तो टाइप वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लिमिटेड सम में जा रहा हूँ। हाँ, जैसे नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। ये देख, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, मैं कुछ क्योंकि लिमिटेड सम करवा रहा हूँ पहले, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ये कॉन्सेप्ट देने का मन है। क्या करोगे? b square is equal to 4ac। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इसका सम देखो तो कुछ अच्छा लगा क्या? हाँ सर। 0। तो इससे कुछ बोल सकते हो? एक रूट 1 होगा। अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 हो गया तो x इक्वल टू 1 इज 1 रूट। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अल्फा भी 1 और बीटा भी 1। तो हेंस क्या, सम ऑफ द रूट माइनस b टाइम्स ऑफ c माइनस a बाय a टाइम्स ऑफ b। वो निकाल के देख लो ना फिर उसके, और अल्फा बीटा जिससे भी निकल जाएगा उससे करवा के देख लेना। तो ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। नीचे चल रहा हूँ और एक ट्रिकी सम है, ठीक है। सम को पढ़ के देखोगे। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी सम है, एक बार सम को पढ़ के देखोगे। 15 सेकंड दे रहा हूँ सम को पढ़ने के लिए, 30 सेकंड ही दे रहा हूँ। तब तक मैं नेक्स्ट सम सेलेक्ट कर लूँ, कौन सा करवाऊंगा इसके बाद।
चलो, P1 P2 आर द रूट ऑफ इतना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूट P1 और P2 है, और cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a का रूट Q1 और Q2 है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि P1 Q1 P2 और Q2 किसमें? AP AP में। तो एक तो तरीका ये है कि सर एक को एंगल, इसको अल्फा ले लीजिए, इसको अल्फा प्लस डी, इसको अल्फा प्लस ट्वाइस डी, और इसको अल्फा प्लस थ्राइस डी, और ये एकदम काम आता है अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, क्योंकि उससे अल्फा और डी निकल जाता है। मगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तुम्हें a बाय c का वैल्यू निकालना है, तो निकालोगे तो इतना आसान नहीं है। तुम एक अलग तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर P1 Q1 P2 और Q2 से मैं इनवेरिएंट कहता हूं, तो ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका जो डिफरेंस है और इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट, ये पकड़ना है ऐसे समय। मतलब P2 माइनस P1 इज सेम एज Q2 माइनस Q1। मगर एक प्रॉब्लम है, तुम्हें माइनस नहीं पता, तुम्हें प्लस पता है। तुम बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लास 10 पास करके आए हैं, इसलिए क्या करेंगे दोनों साइड? कोई बोल दो, यहाँ पे क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। नहीं, क्या स्क्वायर करने से क्या फायदा? स्क्वायर करने से ये फायदा कि ये मुझे P2 प्लस P1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। अब सबका वैल्यू पुटअप का देना आ जाएगा, ठीक है? मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी को देखना है तो देख लो। तो ये कभी कभी चीजों को ऐसे भी अप्रोच करना होता है। हालांकि ये मैं फिर से कह रहा हूँ, वैल्यू अगर न्यूमेरिकल होता, जैसे 3 4 यहाँ पे x, कोई एक वैल्यू निकालने बोलता, तो हो सकता है कि मैं यही प्रोसीड कर देता कि मुझे अल्फा और डी निकल जाएगा, उसके बाद मैं आंसर निकाल लूंगा, चिंता ही नहीं करने का जरूरत है, ठीक है? मतलब वो तो बेसिक है ही, ठीक है? जैसे इस वाले में, जैसे इस वाले सम में, अब ये वाले में क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल सम है, ये कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तब वो 3 रूट्स क्या लूंगा? a माइनस डी क्योंकि सबने को, तो वो एक को a माइनस डी ले लूंगा, एक को a लूंगा, और एक को a प्लस डी ले लूंगा, तब मुझे रूट्स पता चल गए। कई बार फैक्टोरियल वाले सम्स आते हैं, वो किस में गिरता है वो उसके ऊपर हम लोग का नहीं सोचना है कि सर फैक्टोरियल जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में गिरता है, ना कि सीक्वेंस सीरीज में। मैं मेथड ऑफ डिफरेंस जब करा रहा हूं तो ये वाला एक बार बता देता हूं। फैक्टोरियल वाले सम में एक बड़ा कॉमन लॉजिक है, बहुत कॉमन लॉजिक है कि केवल फैक्टोरियल को रखो, मतलब एक टाइम में एक को कैंसिल करके फैक्टोरियल के टर्म में एक सीरीज बनाओ। जैसे ये अभी फैक्टोरियल के टर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर एक नॉन फैक्टोरियल टर्म भी है, तो तुम टीके को रिड्यूस करोगे। मैं तुम्हें अगर फ्रैंकली बोलूं तो 100% सम तुम्हें जब फैक्टोरियल का सम मिलेगा जो जेईई मेंस के कोर्स में है, उसमें यही होगा। हालांकि ये बात अलग है कि तुम कभी टेस्ट सीरीज में देख लोगे कि आंसर लॉग के टर्म में आता है, ई के टर्म में आता है, लॉग और ई के एक्सपेंशन कोर्स में नहीं है जेईई के। तो इसीलिए अगर तुम्हें फैक्टोरियल वाला टर्म मिलता है तो मैं इसलिए 100% श्योर होता हूं कि ये वही सम है जो मेथड ऑफ डिफरेंस में गिरता है, अगर अच्छे से लिख लोगे तो इससे अगर अलग अलग करो तो ये k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये k प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस 1 बाई के प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अगर ये tk है तो क्या अगर मैं इसमें कुछ कैंसिल करूं तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है क्या? देखो ऊपर क्या है, ऊपर k के साथ k प्लस 1 है, नीचे क्या आया k प्लस 1 k, और उसके बाद क्या आया k माइनस 1। तो जैसे तुमने ये लिखा, जैसे तुमने ये कैंसिल कर दिया तो tk का वैल्यू क्या आ गया 1 बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या फायदा हुआ? तो ये तो मेथड ऑफ डिफरेंस में आ गया ना। अब जब तुम t1 t2 t3 निकालोगे और जब तुम माइनस करोगे तो कैंसिल होगा या नहीं? होगा सर। कि 1 से वैल्यू पता है और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए जब तुम t1 का वैल्यू निकालोगे तो 1 बाय 0 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय, और t1 तो नहीं, t1 तो नेगेटिव होने से 0 हो जाएगा। हाँ,
तो k इज इक्वल टू 1 जब डालोगे तो ये तुम्हारे पास एक्चुअली में k इज इक्वल टू 1, हम लोग एक जानते हैं कि जब माइनस फैक्टोरियल होता है तो t2 से ही शुरू करो, t1 से शुरू मत करना, बेटर ये है। t1 का वैल्यू इंडिविजुअली यहाँ पे निकाल के रख लो, देखना t1 क्या आ रहा है। t1 तुम्हारे पास आ रहा है 1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 1 + 1 2, 2 - 1, तो ये 1/2 आ रहा है। t1 को इंडिविजुअली रखो और t2 से शुरू करो। तो 2 - 1, तो 1 फैक्टोरियल - 2 + 1 3 फैक्टोरियल। t3 का वैल्यू शुरू करो 1/2 फैक्टोरियल -1/3 + 1 4 फैक्टोरियल। मगर यहाँ पे ध्यान से देखो कैंसिलेशन कहाँ से शुरू हो रहा है। t4 का 1/3 - 1/5 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अगर इसके 2 टर्म बाकी रहेंगे तो लास्ट के इसमें ये 2 टर्म बाकी रहेगा तो लास्ट का भी 2 टर्म बाकी रहेगा। ऐड करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद किसी को डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। ये एक तरीका है। तो जब तुम फैक्टोरियल वाला सम देखते हो तो मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि समझ में आ रहा है t0 क्यों पहले अलग हटाया। पहले ये बोलो, अगर मैं k का वैल्यू यहाँ पे 1 डालूं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? तो 1 में तो 0 फैक्टोरियल हो रहा है, तो डाल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक तो है, ठीक तो है। जो तो t1 का वैल्यू तो डाल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? 1/0 फैक्टोरियल -हो, मुझे नेगेटिव क्यों आ रहा था? मैं गलत था रे। t1 निकालो तब तो हो ही गया ना। t1 t2 t3 निकल ही जाएगा तब तुम्हारे पास। चलो चलो, तो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। मैं मगर मैं डाउट्स नहीं ले पाऊंगा। हाँ, आज मेरे घर में भी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो इसलिए मैं डाउट्स नहीं ले पाऊंगा। मुझे कहीं पे थोड़ा सा निकलना है कहीं पे, मैं डाउट्स कर लूंगा। तो कल 10:30 बजे मिलते हैं। हाँ सर रिवीजन शीट का वो डिटेल सॉल्यूशन LCD कौन सा मुझे भेज देना दोबारा रे। ठीक है सर। मतलब थोड़ा सा मुझे क्या है ना कि उसे थोड़ा सा एडिट करना है, ठीक है, सॉल्यूशन को। तो इसलिए मुझे और एक बार भेज देना। मुझे जिन लोगों ने बोला, हियान ने भी बोला था, मुझे और एक बार भेज दो, मैं भेज दूंगा रिवीजन शीट का डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो कल LCD करते हैं। हाँ, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। चलो मैं निकल रहा हूँ अब। हाँ चलो।